तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। यश, क्वेश्चन पढ़ना जल्दी से। पेज नंबर 199, क्वेश्चन नंबर 16। हाँ। इफ ए अंडर ब्रैकेट 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी, कॉमा बी, हम्म 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 ओके। तो क्या लिखा हुआ है, ये जो तीन टर्म्स आपको दिख रही, ये तीनों टर्म्स किस में है? एपी में है। और आपको प्रूफ करना है, टू प्रूफ कि ए बी सी भी जो है वो किस में होंगे? एपी में होंगे। ए बी सी इंडिविजुअली भी एपी में होंगे, ये आपको प्रूफ करना है। क्वेश्चन क्लियर सबको? तो देखो, ये मैंने आपसे पहले भी एक दो बार डिस्कस किया, फिर से आपसे एक बार डिस्कस कर रहा हूं। अगर कभी भी कोई तीन नंबर्स एपी में होते हैं तो उनपे अगर एक फिक्स्ड नंबर ऐड कर दिया जाए तो तब भी वो एपी में होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं लेता हूं 2 3, नहीं 2 और फिर अगला नंबर लेता हूं 5 8 11 14, ये किस में है? ये एपी में है ना, ये सारे के सारे एपी में है। अगर इन सब में कोई भी नंबर ऐड कर दो, कोई भी मन में जो नंबर है ऐड कर दो। क्या ऐड करना है? सपोज 10 ऐड करना है, 10 ऐड कर देते हैं। 10 ऐड करेंगे सब में तो ये क्या हो जाएगा? 12। ये कितना हो जाएगा? 15। ये कितना हो जाएगा? 18। ये कितना होगा? 21 एंड सो ऑन। एपी में होगा। कुछ भी ऐड करोगे तो रिजल्टिंग सीक्वेंस क्या होगा? एपी में होगा। समझ में आई ये चीज? तो अगर कोई भी सीक्वेंस एपी में है, उसमें कोई भी फिक्स्ड नंबर ऐड करोगे तो वो रिजल्टिंग सीक्वेंस किस में होगा? एपी में होगा। क्लियर ये चीज? तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब दूसरी चीज पे आते हैं। सेकंड जो चीज है उस पे आते हैं हम। ठीक है। सेकंड चीज, अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये नंबर ले रहा हूं 2 4 6 8 10, ये एक सीक्वेंस है। ठीक है। इस सीक्वेंस में अगर मैं किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, पूरे सीक्वेंस को किसी भी एक नंबर से, ठीक है, मान लो कोई भी एक नंबर ले लो। फॉर एग्जांपल मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको। 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा? 10। ये कितना हो जाएगा? 20। ये कितना हो जाएगा? 30। ये कितना हो जाएगा? 40। ये 50, सो ऑन। तो क्या ये एपी में है? क्या ये एपी में है? हाँ है। तो अगर किसी भी गिवन सीक्वेंस को एक फिक्स्ड नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो भी वो रिजल्टिंग सीक्वेंस क्या है? एपी में होगा। आप कोई भी नंबर ले लो, आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, मान लो 4 से, तो क्या हो जाता है? 8 16। ये कितना आ जाता है? 24। ये कितना आ जाता है? 32। और ये कितना आ जाता है? 40। देखो अभी भी ये एपी में है। समझ में है कि नहीं? तो ये दो कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई नंबर्स एपी में है, फिक्स्ड नंबर ऐड करोगे तब भी एपी में होंगे, फिक्स्ड नंबर मल्टीप्लाई करोगे तब भी एपी में होंगे। क्लियर ये चीज? तो यहां पर हम ध्यान देते हैं, ए 1/b प्लस 1/c, कॉमा बी 1/c प्लस 1/a, कॉमा सी 1/a प्लस ये 1/b है ना शायद, 1/b आर इन एपी। ये तीनों किसमें? एपी में। अब अगर आप ध्यान से समझो तो यहां पर असल में ए अपॉन बी है, ये असल में ए अपॉन सी है। ठीक है। एक चीज मिस हो रहा है, ए अपॉन ए मिस हो रहा है। ए अपॉन ए ऐड कर देते हैं इसमें। ए अपॉन ए मतलब क्या होता है? 1, मतलब +1 ऐड कर देते हैं इसमें। ठीक है। तो 1/b प्लस 1/c, और इसको लिख देते हैं +1। इसमें भी वही करते हैं, बी 1/c प्लस 1/a, और ये क्या हो गया? +1। इसमें भी वही करेंगे, सी 1/a प्लस 1/b, और ये क्या हो जाएगा? +1। तो अभी भी ये एपी में होगा? यस और नो कंफर्म करो। होगा ना एपी में? अब इस 1 को हम क्या लिखते हैं? 1 ना लिख के इसको a अपॉन ए लिख देते हैं। तो 1/b प्लस 1/c, और ये हो जाएगा प्लस a अपॉन ए। उसी तरीके से दूसरा वाला जो पार्ट है उसमें 1 की जगह पे हम उसको लिख देते हैं प्लस b अपॉन बी। क्लियर हुआ? ये वाले पार्ट में इसको क्या लिख देते हैं? प्लस c अपॉन सी। क्या ये चीज क्लियर हुई सबको? ठीक है। ये कर दिया हमने। अब देखो, ये तीन टर्म्स है, तो इसमें से यहां से ए और यहां से ए, हम दोनों में से ए अगर कॉमन निकाल लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? जल्दी बताओ, क्या बचेगा? 1/b प्लस 1/c प्लस 1/a, यही बचेगा।
दूसरे वाले में से भी b कॉमन निकाल लो तो क्या बचेगा, 1/c प्लस 1/a प्लस 1/b, यही बचेगा। तीसरे में से c कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, यही बचेगा। ये तीनों भी किस में होंगे, एपी में होंगे। क्लियर हुआ यहां तक सबको? अब भाई आपको एक चीज एकदम आसानी से क्लियरली समझ में आ रही है कि भाई ये वाले तीनों नंबर जो है ये तीनों में क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो आप इनसे डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो या इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो। डिवीजन पे भी तीन जो नंबर्स है वो एपी में ही होने वाले। तो हम तीनों को क्या करें, इससे डिवाइड कर देते हैं। जब इससे डिवाइड कर देंगे तो यहाँ डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 1/, क्या आएगा, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, ऐसा ही आएगा। यहां पर भी वही आएगा, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, यहां पर भी वही आएगा। समझ में आ रहा है ये चीज? तो ये दोनों टर्म कट गई, ये दोनों टर्म कट गई, ये दोनों टर्म कट गई, तो यहां पर क्या बच गया, ए, यहां पर क्या बच गया, बी, और यहां पर क्या बच गया, सी। आर इन एपी, हो गया प्रूफ। दैट्स इट। समझ में आया कि नहीं ये चीज? ठीक है, तो अगर कोई भी नंबर्स एपी में है उसमें कुछ भी ऐड करो फिक्स्ड नंबर, कुछ भी सब्सट्रैक्ट करो, कुछ भी मल्टीप्लाई करो, कुछ भी डिवाइड करो, जो रिजल्टिंग सीक्वेंस होगा वो एपी ही बनेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि कॉम्पिटिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कई बार पूछा जाता है। ये हटा दो, फिर हो गया। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न क्या है, पढ़ना जल्दी से विप्लव। क्वेश्चन नंबर, हाँ 17, पढ़ो जल्दी। ए बी सी डी जीपी में है, हाँ ठीक है, आगे बोलो। प्रूव दैट, हाँ। ए की पावर, अच्छा ए की पावर एम, एन, ए टू दी पावर एन प्लस, हाँ, बी टू दी पावर एन प्लस सी टू दी पावर एन कॉमा सी टू दी पावर एन प्लस डी टू दी पावर एन, ऐसा ही है। आर एन जीपी, तो ऊपर वाले तीनों जीपी में है, आपको प्रूव करना है ये तीनों भी किस में होंगे, जीपी में होंगे। क्लियर ये चीज? हाँ, तो जीपी में अगर कोई, ये तीनों नहीं चारों, ये चारों जीपी में, तो अगर कोई टर्म्स जीपी में होते हैं तो जीपी के लिए पहले ये समझते हैं कि नोटेशंस क्या यूज होते हैं। ए मतलब क्या होता है जीपी का, फर्स्ट टर्म, समझ गए ये चीज। आर क्या होता है जीपी का, कॉमन रेशियो, ठीक है। अब अगर सेकेंड टर्म चाहिए ए टू, तो ए टू क्या होता है, ए आर की पावर 1, जनरल टर्म का फॉर्मूला याद है ना। अगर ए थ्री निकालना है तो वो क्या होता है, ए आर स्क्वायर। ए फोर निकालना होता है क्या हो जाएगा, ए आर क्यूब। क्लियर ये चीज? तो यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहला टर्म तो ए है, ठीक है। दूसरा टर्म क्या है, बी, मतलब इसको हम क्या ले लेंगे, बी। तीसरा टर्म सी है तो इसको क्या ले लेंगे, सी। और चौथा टर्म जो है वो क्या है, डी, तो ये क्या हो गया, डी। क्या ये समझ में आया? तो इससे आपको ए की वैल्यू तो ए हो गई, बी सी और डी ये सब की वैल्यू यहां पर क्लियरली मिल गई। क्या यहां तक सारी चीजें सभी को क्लियर हो गई? ठीक है। अब भाई आपको प्रूव करना है कि ये तीनों नंबर्स जो है, ये तीनों नंबर्स किस में है, जीपी में। तो जीपी में होने के लिए याद करना, पिछली एक आध दो क्लास पहले ही मैंने बताया कंडीशन क्या होती है। ए टू बाई ए वन इज इक्वल टू क्या होता है, ए थ्री बाई ए टू होता है, याद है ये चीज। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ए टू स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए वन इंटू ए थ्री। क्लियर हुआ ये चीज? अगर ऐसा है तो ये तीनों टर्म्स किस में होंगे, जीपी में होंगे। तो यहां पर हम इसको अपना टर्म ले लेते हैं T1, इसको टर्म ले लेते हैं T2 और इसको टर्म ले लेते हैं T3। क्लियर हुआ ये चीज? अब चेक करते हैं कि क्या ये वाली कंडीशन अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, एक चीज मैंने इसमें गलती की, स्क्वायर नहीं लिखा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई को तो ए टू स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब यहाँ कंडीशन चेक करते हैं। तो सबसे पहले T2 स्क्वायर लेते हैं। T2 स्क्वायर क्या होगा, T2 स्क्वायर, तो भाई आपका T2 क्या है, b टू दी पावर n प्लस सी टू दी पावर n, यही है उसका होल स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं ये चीज? दैट इज इक्वल टू, अब b क्या है, b देखो यहाँ पर b क्या है, ए आर, तो यहाँ पर लिखो b की जगह पे ए आर पूरे की पावर n प्लस c क्या है, देखो जल्दी से, ए आर स्क्वायर पूरे की पावर n होल स्क्वायर। क्या यहां तक समझ में आया सभी को? अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं।
फर्दर सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ध्यान से समझना, ये हो जाएगा a टू दी पावर n r टू दी पावर n, क्या किया मैंने, पावर को सेपरेट कर दिया, प्लस a टू दी पावर n इंटू r टू दी पावर 2n होल स्क्वायर। क्या ये स्टेप समझ में आया? ठीक है। अब इसके बाद इसको फर्दर, यार ऐसा करने से ना मुझे लग रहा है ज्यादा ट्रिकी हो जाएगा, क्या ज्यादा लंबा हो जाएगा सॉल्यूशन इसका। चलो ठीक है, अब जो कर लिया वो कर लिया, छोड़ो यहीं पर। यहां तक क्लियर ना सबको? यहीं पर छोड़ देते हैं इसको, ठीक है। और इसको हम मार्क कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये हमने क्या निकाला, T2 स्क्वायर की वैल्यू निकाली, ठीक है, यहां तक क्लियर। अभी अभी उसके बाद क्या आना चाहिए, देखो T2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू T1 इंटू T3 के बराबर आना चाहिए। तो अब हम निकालते हैं T1 इंटू T3। तो T1 क्या है आपका, T1 ये है a टू दी पावर n प्लस b टू दी पावर n, और T3 क्या है आपका, c टू दी पावर n प्लस d टू दी पावर n। क्लियर यहां तक सबको? अब a की पावर n, तो भाई a की पावर n क्या होगा, क्या ब्रैकेट खोल दे, यहीं पर ब्रैकेट खोल दे क्या? चलो यहीं पर ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। यहीं पर ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो क्या बनेगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन a टू दी पावर n c टू दी पावर n, ऐसे ही बनेगा, ठीक है। फिर उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या बनेगा, प्लस a टू दी पावर n d टू दी पावर n। फिर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या बनेगा, प्लस b टू दी पावर n c टू दी पावर n। फिर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या बनेगा, b टू दी पावर n d टू दी पावर n। क्या यहां तक समझ में आया सभी को? अब यहां पर ना वैल्यू रखते, तो a क्या है, a तो हमारा फर्स्ट टर्म है, वो a ही रहेगा, a की पावर n, ठीक है। c की पावर n, तो भाई c क्या था, देखो c है a r स्क्वायर, तो c की जगह पे रख दो a r स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a r स्क्वायर पूरे की पावर n, समझ गए, प्लस a की पावर n जैसा था वैसे ही रहेगा। d की जगह पे क्या आएगा, d की जगह पे आएगा a r क्यूब, तो यहाँ पर ये आ जाएगा a r क्यूब पूरे की पावर n, प्लस b की पावर n, तो b की जगह पे क्या आ जाएगा a r, तो ये आ जाएगा a r पूरे की पावर n। c की जगह पे रखो c a r स्क्वायर, तो ये आ जाएगा a r स्क्वायर पूरे की पावर n, प्लस b a r पूरे की पावर n, d a r क्या हो जाएगा a r क्यूब पूरे की पावर n। समझ में, ए बी सी डी की वैल्यू हमने यहां से पुट कर दी। अब मैं थोड़ा थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूं, यहाँ पर ध्यान देना, ठीक है। क्या क्या चीजें होंगी, कैसे कैसे सिंप्लीफाई होगा, ध्यान से समझना। सबसे पहले ये हो जाएगा, ये a की पावर n इंटू ए की पावर n इंटू आर की पावर 2n, ऐसे ही हो जाएगा, समझ में। ये वाला जो टर्म है, ये वाला जो टर्म है, ये क्या हो जाएगा, प्लस a की पावर n इंटू ए की पावर n इंटू आर की पावर 3n, ऐसे ही होगा, प्लस ये वाला जो टर्म है क्या होगा, a की पावर n r की पावर n, ऐसा होगा, और ये वाला टर्म हो जाएगा a की पावर n r की पावर 2n। समझ में आई ये चीज? ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, a की पावर n r की पावर n इंटू ए की पावर n r की पावर 3n, ऐसा ही होगा। ओके, अब इसके बाद ध्यान से समझना, देखो इसमें क्या क्या होगा। यहां पर जैसे ये वाली जो दो टर्म्स है, इसमें पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये क्या बन जाएगा, a की पावर 2n r की पावर 2n, जैसा था वैसे ही, ठीक है। ये वाली जो टर्म है इसमें क्या बनेगा, प्लस a की पावर 2n r की पावर 3n, ऐसे ही होगा। ये वाला जो पार्ट है, देखो इस वाले पार्ट में क्या हो जाएगा, a की पावर 2n r की पावर 3n, ऐसे ही होगा। ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट में क्या होगा, a की पावर 2n r की पावर 4n, ऐसे ही होगा। यहां तक समझ में है सभी को? हम्म। अब इन सभी में अगर आप ऑब्जर्व करोगे, ये वाली दोनों टर्म आपस में ऐड हो जाएंगी ना, क्योंकि दोनों एक जैसी हैं, देखो, तो a की पावर 2n r की पावर 2n एज इट इज, ये दोनों ऐड हो गया तो 2 a की पावर 2n r की पावर 3n, ऐसा हो जाएगा, समझ में है? और ये वाली टर्म एज इट इज प्लस a की पावर 2n r की पावर 4n, ठीक है। अभी हमको इक्वेशन 1 के बराबर लाना है, अभी वैसे कुछ आते हुए दिख नहीं रहा है, हालांकि देखा जाए तो, ठीक है। आ सकता है, लेकिन थोड़ा उसमें कॉम्प्लिकेट, मतलब मुझे कुछ ज्यादा ही आप लोगों को बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। खैर,
इसको चाहो तो ऐसा करके कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके बना सकते हो, होल स्क्वायर बनाने के लिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करके, है ना। तो उसमें ए क्या लेना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा। तो अगर इसको चाहे तो हम ऐसा लिख सकते ए की पावर एन आर की पावर एन का होल स्क्वायर, ये वाले पार्ट को समझ रहे हो ना। ये वाले पार्ट को क्या लिख सकते हैं, ए की पावर एन आर की पावर एन का होल स्क्वायर, ताकि देखो ये वाली टर्म बन जाए हमारी, समझ रहे हो। फिर उसके बाद आखिरी वाले पार्ट को देखते हैं, आखिरी वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को क्या लिख सकते हैं, ए की पावर एन आर की पावर 2n का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। जब स्क्वायरिंग होगी तो यही मिलेगा। और देखो ये वाले पार्ट के बराबर आ रहा है, ये समझ में आ रहा है। तो ये क्या हो गया ए स्क्वायर, और ये क्या हो गया बी स्क्वायर, बीच में क्या आएगा प्लस 2ab, तो प्लस 2, ए की जगह पे ये वाला पार्ट आ गया भाई, ए की पावर एन आर की पावर एन, और बी की जगह पे ये आ गया ए की पावर एन आर की पावर 2n, समझ गए ये चीज। अब इस पूरे को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा ए मतलब ये वाला पार्ट, ए की पावर एन आर की पावर एन, प्लस बी मतलब कि ये वाला पार्ट, ए की पावर एन आर की पावर 2n का होल स्क्वायर, ये आ गया। एंड दैट इज इक्वल्स टू दिस पार्ट टी स्क्वायर। तो ये प्रूफ हो गया T1 इंटू T3 इज इक्वल्स टू T2 स्क्वायर, समझ में। और इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि ये तीनों टर्म्स किसमें, जीपी में। तो ये एक तरीका है सॉल्यूशन का, काफी लंबा लग रहा है हालांकि मुझे, ठीक है, और थोड़ा सा इजियर अप्रोच कुछ फॉलो करना चाहिए था हमको, है ठीक है। अब जो आ गया वो हो गया, हटा दो इसको मैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना जल्दी से। बोलो। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 18। हाँ, इफ ए एंड बी आर एक्स स्क्वायर माइनस प्लस पी इज इक्वल्स टू 0। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस, ओके, हम्म, हाँ, एक मिनट, प्रूव दैट, फिर उसके बाद क्या बोला, क्यू प्लस पी, हाँ हाँ, तो भाई देखो इधर पे क्या बोल रहा है, ये पहला वाला जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका रूट ए और बी है, रूट समझते हो ना, क्लास 10th में पढ़ा है ना। दूसरे वाले का रूट जो है वो सी और डी है, और ए बी सी डी ये चारों जीपी में है। तो आपको ये प्रूफ करना है, समझ में आया क्वेश्चन। हम्म, तो कैसे करेंगे बताऊं, ये सोच रहे हो। हाँ, कोई कुछ अटेम्प्ट कर रहा है या बता दूं। चलो ठीक है, इधर बता देता हूँ, सुनो इधर ध्यान देना। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भाई हमको जो प्रूफ करना है या जो फाइंड करना है वो क्या है, तो उसको देखो। वहां क्या दिख रहा है आपको, पी क्यू दिख रहा है, ठीक है। अब ये पी क्यू है कहाँ, तो ये पी क्यू यहाँ पर है, इन दोनों इक्वेशन पे, समझ में आ रहा है ये चीज। अब ये इक्वेशन में के बारे में और क्या चीजें गिवन है कि ए बी सी डी जो है इनके रूट है, और ये चारों किस में है, जीपी में है, समझ में आया ये चीज। तो इस ऑर्डर में हम चलेंगे। तो हम सबसे पहले अगर ये चारों जीपी में होते हैं तो क्या होता है, क्या होगा, कॉमन रेशियो सेम होगा, मतलब बी अपॉन ए इज इक्वल्स टू क्या होगा, सी अपॉन बी, समझ में आ रहा है ये चीज। दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी अपॉन सी, ऐसा ही होगा, ये कॉमन रेशियो सेम होगा। तो इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ए सी, और इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, बी डी। तो ऐसा कुछ कुछ रिलेशन मिलेगा, ठीक है, वो चीज तो हो गई। अब हम आते हैं इस वाले पार्ट पे कि इससे और इनके रूट्स पे क्या रिलेशन होता है। तो आपको याद होगा क्लास 10th में हमने पढ़ा था अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, याद है क्लास 10th में, सम ऑफ जीरोस, माइनस बी अपॉन ए था। करेक्ट, माइनस बी अपॉन ए।
लेकिन यहाँ पर माइनस बी अपॉन ए लेंगे तो वो वैल्यू 3 आएगी जो हमारे काम की नहीं है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बाय ए, करेक्ट। और यहाँ सी की वैल्यू क्या है? पी। और ए की वैल्यू कितनी है? 1। और अल्फा और बीटा एक्चुअल में क्या है? ए बी है। ठीक है, तो इससे हमको ये पता चल गया कि ए बी इज इक्वल्स टू कितना है? ए बी इज इक्वल्स टू पी। क्या ये समझ में आया कैसे ए बी इज इक्वल टू पी आया? फिर उसी तरीके से सी डी इज इक्वल्स टू क्या होगा? सी डी इज इक्वल टू सी बाय ए। सी बाय ए मतलब ये कितना हो जाएगा? क्यू। तो ए बी और सी डी इन दोनों की वैल्यू हमको मिल गई, ए बी इंटू सी डी की वैल्यू मिल गई। क्लियर हुआ ये चीज सबको? ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, हम कैसे इसको आगे यूज करेंगे वो देखते हैं। ए बी और सी डी की वैल्यू मिल चुकी है हमको, और हमको ये वाली वैल्यू प्रूफ करनी है। ठीक है, पी प्लस क्यू, ओके। क्यू अपॉन पी, ओके। ट्रायल कर रहा हूं, देखो इधर पे Q अपॉन P अगर मैं निकालूं Q अपॉन P, तो Q अपॉन P क्या होगा? Q की वैल्यू क्या है यहाँ पर? CD अपॉन P की वैल्यू क्या है? AB। ठीक है, तो CD अपॉन AB, CD तो यहाँ कहीं कोई रिलेशन से मिल नहीं रहा है। CD, ओके। C अपॉन B, अच्छा CB तो है ना हमारे पास। CB जो है वो DA के बराबर है। ओके, देखो यहाँ पर ध्यान देना, ये मैंने ये वाला रिलेशन देखा, और मैंने ये देखा कि C अपॉन B की वैल्यू किसके बराबर है? B अपॉन A के बराबर है। तो मैंने इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर रहा हूँ। क्यू अपॉन पी इज इक्वल्स टू, इसको लिख रहा हूँ डी अपॉन ए को अलग कर रहा हूँ, डी अपॉन ए अलग हो गया। ठीक है, और सी अपॉन बी अलग हो गया। तो सी अपॉन बी की वैल्यू किसके इक्वल है? बी अपॉन ए के। ठीक है, बी अपॉन ए, सी अपॉन बी इज इक्वल्स टू बी अपॉन ए। बी डी, बी डी इज इक्वल्स टू हो जाएगा सी स्क्वायर, सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। रुक जाओ एक सेकेंड ना। ठीक है, आ, यहां पर ध्यान देना, एक बार फिर से ध्यान देना, यहां तक की चीजें क्लियर थी ना? ये ए बी इज इक्वल टू पी, सी डी इज इक्वल टू क्यू कैसे है, ये क्लियर ना सबको? अब इस पे फिर से जाते, ए बी सी डी जो है वो किस में है? जीपी में। ठीक है, अब अगर कोई तीन टर्म्स जीपी में, ए उसका मैं फर्स्ट टर्म लेता हूं, तो बी जो है सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा? ए आर हो जाएगा, समझ में है? सी थर्ड टर्म जो है वो क्या हो जाएगा? ए आर स्क्वायर। डी फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा? ए आर क्यूब। ये हो जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज? तो यहां पर से अगर देखा जाए, पी की जो वैल्यू है वो अभी क्या थी? ए बी थी। तो पी की वैल्यू ए बी थी, तो ए इंटू बी की जगह पे क्या आ जाएगा? यहाँ पर बी की जगह पे आ जाएगा ए आर। तो ये क्या हो जाएगा? ए इंटू ए आर। क्लियर ये चीज? तो यहां से आपको पी की वैल्यू क्या मिल जाएगी? ए स्क्वायर आर। ये हो गई पी की वैल्यू। ठीक है, अब सिमिलरली क्यू की वैल्यू निकालते हैं, तो क्यू की वैल्यू क्या थी? सी डी। तो ये हो गया आपका सी, और ये हो गया आपका डी। तो सी के प्लेस पे क्या आ जाएगा? ए आर स्क्वायर। और डी के प्लेस पे क्या आ जाएगा? ए आर क्यूब। क्लियर ये चीज? तो ये क्या आ जाएगी? क्यू की वैल्यू यहां से आ जाएगी ए स्क्वायर आर की पावर 5। ये आ गई क्यू की वैल्यू। क्लियर यहां तक? अब आपको ये
P और Q की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ A और R मिल चुका है। ठीक है, क्या करें अब इसको फर्दर डिवाइड कर देते, जिससे आपका ए स्क्वायर वाला टर्म तो वैसे कैंसल आउट हो जाएगा। अगर हम Q अपॉन P निकालते हैं तो Q अपॉन P की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर R टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर R। तो ये ए स्क्वायर कट गया, यहां से एक आर कटा, तो Q अपॉन P की वैल्यू क्या हो जाएगी, R टू द पावर 4। ये Q अपॉन P की वैल्यू आ गई R टू द पावर 4। ठीक है, स्टिल हमको आर की एक न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, तभी ये आगे सॉल्व हो पाएगा। आर की न्यूमेरिकल वैल्यू लाएंगे कैसे, एक और रेशियो यूज करना पड़ेगा लग रहा है, अल्फा प्लस बीटा वाला। तो अल्फा इंटू बीटा हमने बस यूज किया था ना, अब ये भी यूज करते अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। ए प्लस बी इज इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस बी बाय ए। तो माइनस ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 1, ऐसे ही होगा। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां पर 3 आ जाएगी। क्या ये समझ में आया, a प्लस बी की जगह पे क्या आ जाएगा, b की जगह पे आएगा ar इज इक्वल्स टू 3। ये हो गया। फर्दर सिंप्लीफाई करो तो इसमें से a कॉमन निकलेगा, तो 1 प्लस आर इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 3। ये बन गई एक इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड वाली इक्वेशन जो को जब हम सॉल्व करेंगे, सेकेंड वाली इक्वेशन मतलब ये वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन के रूट्स कौन कौन से हैं, सी और डी है। तो यहां पर सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ जीरो सी प्लस डी इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। तो मतलब ये हो जाएगा माइनस ऑफ -12 डिवाइडेड बाय 1। तो ये कितना आ जाएगा, 12। और सी की वैल्यू क्या है, ए आर स्क्वायर, और डी की वैल्यू क्या है, ए आर क्यूब। तो ये हो जाएगा ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब। ये हो गया, ए आर स्क्वायर कॉमन निकला, तो 1 प्लस आर इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 12। ठीक है, अब यहां पर इसमें देखो a इंटू 1 प्लस आर की वैल्यू हमको पता है, तो आर स्क्वायर वहीं रहने देते, a इंटू 1 प्लस आर लिखते इज इक्वल्स टू 12। अब इसके बाद ये पूरे की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, 3। तो इस पूरे को रिप्लेस कर देते हैं 3 से। तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। समझ में आई ये चीज, 3 उधर क्रॉस मल्टीप्लाई, आर स्क्वायर की वैल्यू 4 आई। यहां पर हमारे पास क्या है, आर टू दी पावर 4। तो एक बार और स्क्वायरिंग करते हैं, तो आर टू दी पावर 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 16। तो यहां पर Q अपॉन P की वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई। समझ में आई जी, 16 अपॉन 1 आ गया एक्चुअल में। और आपको भाई लाना ये लाना है। ठीक है, अभी ये आया है। अब कैसे करेंगे यहां से वो लाने के लिए, मैं बता रहा हूं, ध्यान देना। एक नया कंसेप्ट है जो अभी तक शायद आप लोगों ने यूज नहीं किया होगा, या कभी एक आध बार सुना होगा, तो उसका नाम है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या होता है, जैसे अगर मान लो आपको रेशियो दिया हुआ है a अपॉन बी इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 2, और अगर हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करते हैं तो उसमें ऑपरेशन क्या होता है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, मतलब a प्लस बी अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। ये जो रेशियो होगा राइट हैंड साइड में भी सेम होगा। तो जैसे अगर मान लो मैं इसको 3 अपॉन 2 लेता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2, ऐसा हो जाएगा। समझ में, इस प्रोसेस को बोला जाता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे, हमको Q अपॉन P की वैल्यू मिली है, हमको ये वाली वैल्यू निकालनी है, तो हम यहाँ पर वही लगाएंगे, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर Q प्लस P डिवाइडेड बाय Q माइनस P, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। राइट साइड में क्या होगा, बोलो जल्दी, 16 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 1। तो ये कितना आ जाएगा, 17 अपॉन में क्या आ जाएगा, 15। समझ में आया। तो ये काफी ट्रिकी क्वेश्चन था, हम लोगों ने स्टार्ट सही तरीके से नहीं किया था, अभी ठीक है ये वाला अप्रोच। ठीक है, क्लियर हुआ सबको ये। तो ऐसे सीक्वेंस एंड सीरीज की ना हर क्वेश्चन ना ट्रिकी है, हर क्वेश्चन अलग है, मतलब आपको चैलेंज फेस करना पड़ेगा। हटा दो इसको मैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। हम्म, देखो इसमें सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से तो 21 के बाद के ज्यादातर क्वेश्चंस डिलीटेड है। ठीक है,
वो स्पेशल सीरीज वाले क्वेश्चंस है ना ज्यादातर, वो डिलीटेड है। एक मिनट ना, मेरे ख्याल से 21 डिलीटेड नहीं है क्या, एक बार 21 कर ले क्या, 21 कर लेते हैं, चलो ठीक है। अगर वो डिलीटेड नहीं है तो वो आ सकता है क्या डिलीटेड? नहीं है ना? हाँ तो उसको कर लो, वो आ सकता है वाला क्वेश्चन कई बार देते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, 5 + 55 +555 प्लस सो ऑन, और कितने टर्म्स है इसमें, एन टर्म्स। तो आपको एन टर्म्स तक इस सीक्वेंस का सम निकालना है। क्लियर ये चीज? तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक फिक्स्ड पैटर्न है, उस पैटर्न को, उस रूल को समझ लो। यस। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, इस पूरे एक्सप्रेशन को आप एस कंसीडर कर लो। सपोज ये पूरा जो सम आने वाला है, एस इज इक्वल्स टू दिस। आप जो भी नंबर रिपीट हो रहा है आप उसको कॉमन निकाल लो पहले स्टेप में। तो 5 कॉमन निकल गया तो क्या बच जाएगा, 1 + 11 +111 प्लस सो ऑन अप टू एन टर्म्स। ये पहला स्टेप क्लियर हुआ? ठीक है। सेकेंड स्टेप आपको ये करना है कि इस पूरी एक्सप्रेशन में डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9 करना है। तो 9 से डिवाइड करोगे तो अपॉन में क्या आ जाएगा, 9। ऊपर 9 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 9 + 99 +999 प्लस सो ऑन अप टू एन टर्म्स। क्या ये समझ में आया सभी को? ठीक है, ओके। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो ये होगा कि ना, ये जो ब्रैकेट के अंदर वाला जो पार्ट है ना, इसको 10 - 1 100 - 1 इस तरह से लिख सकते हैं। एक्चुअल में 9 से मल्टीप्लाई करने के पीछे रीजन ही ये था कि हम इसको 10 के मल्टीपल्स के डिफरेंस के फॉर्म में लिख सके। जैसे कि ये वाला नंबर क्या हो जाएगा, 10 - 1 जो 9 है। 99 को क्या लिखेंगे, 100 - 1। 999 को क्या लिखेंगे, 1000 - 1, एंड सो ऑन। ऐसे कितने टर्म्स तक जा रहे हैं, 10 टर्म्स तक। क्या यहां तक समझ में आया सभी को? अब इसके बाद इसको दो अलग पार्ट में ब्रेक करते हैं। एक तो ये 10 100 1000 वाला जो पार्ट था ना, 10 100 1000 ये वाला पार्ट, इनको एक साथ रख देते हैं। तो ये हो गया 10 + 100 + 1000, इस तरह से आगे बढ़ते हुए। ठीक है, कितने टर्म्स है इसमें भी, एन टर्म्स है। क्लियर यहां तक? फिर उसके बाद आते हैं -1 वाले पार्ट में। तो -1 - 1 सबके -1 को भी अलग कर दिया। कितने -1 है, n-1, n टाइम्स है -1। समझ में आई ये चीज? अब उसके बाद जब आप आ, दोनों पार्ट पे फोकस करोगे तो ये जो आपका फर्स्ट पार्ट था, ये वाला 10 100 1000 वाला, ये वाला जो पार्ट है ये क्या फॉर्म कर रहा है, एपी की जीपी? बताओ क्या है ये, एपी है कि जीपी है? ये जीपी है, ये जीपी है। और इस जीपी का जो फर्स्ट टर्म है ए, वो क्या है, फर्स्ट टर्म ए क्या है, 10। और कॉमन रेशियो आर कितना है, 100/10, मतलब वो भी क्या है, 10। और इसका क्या निकालना है आपको, क्या निकालना है, सम निकालना है। मतलब सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूला लगेगा। क्या है फॉर्मूला सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी का? करेक्ट, ये फॉर्मूला AR⁻n-1/r-1। यहां पर वैल्यू रखते हैं तो ए की जगह पे आएगा 10, आर के प्लेस पे भी आएगा 10⁻n-1 डिवाइडेड बाय 10 - 1। क्या ये समझ में आ गया? तो ये क्या हो जाएगा, 10 अपॉन 1 मिनट आया मैं, 10/9। इसको सॉल्व करो, वैसे ही वाले सेकेंड पार्ट को भी करो।
तो ये क्या आ जाएगा 10/9 और ये हो जाएगा 10⁻n-1। यहां तक क्लियर ना सबको? ठीक है, तो इसकी जगह पे यही पुट करेंगे 10/9 अंडर ब्रैकेट 10⁻n-1। क्लियर ये वाला स्टेप? और ये -1 जो n टाइम्स है वो क्या बन जाएगा? -n बन जाएगा। तो ये यहां पर क्या आ जाएगा? -n आ जाएगा। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन कर दो। ब्रैकेट ओपन होगा तो 5 अब इससे मल्टीप्लाई होगा। 5 10 सा कितना हो जाएगा? 50। 9 9 सा क्या हो जाएगा? 81। ये हो जाएगा 10⁻n-1। क्लियर? माइनस ये जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? 5n/9। क्या ये समझ में आया सभी को? दैट्स इट, ये होगा फाइनल आंसर। आगे कुछ सिंप्लीफाई, बुक में क्या दिया है आंसर? यही छोड़ा है। ठीक है, हाँ, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ऐसे सारे क्वेश्चंस इसी टाइप के ही बनेंगे। कौन सा वाला? इसी का सेकंड पार्ट, पॉइंट वाला। स्टार्टिंग का बता देता हूँ, हटा दो इसको मैं। तो इसका सेकंड पार्ट जो है, एक बार बताना क्या है क्वेश्चन। s इज इक्वल्स टू 0.6 प्लस 0.66 ना। हेलो, जो भी देख ले। क्लास चल रही, बताता हूँ थोड़ी देर में। हाँ हाँ, बनाना है। ठीक है, ये है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपको पॉइंट में प्रॉब्लम होती है ना, तो आप उसको फ्रैक्शन में बदल दो। फ्रैक्शन में बदलोगे तो ये कितना होगा? 6/10। ये कितना होगा? 66/100। ये हो जाएगा 666/1000 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। अब क्या कॉमन निकालोगे? 6 निकालना है, 6 निकाल लो। 6/10 निकालना है तो 6/10 निकाल लो। ठीक है, तो मान लो हम 6 ही कॉमन निकालते हैं, तो क्या बच जाएगा? 1/10 प्लस 1/100 प्लस 1/1000 प्लस सो ऑन, सॉरी, 11/100, 111/1000 सो ऑन अप टू n टर्म्स। क्लियर अभी ये चीज? हाँ। अब उसके बाद क्या था अगला स्टेप? डिवाइडेड बाय 9 और मल्टीप्लाई बाय 9। तो ये क्या हो जाएगा? 9/10 प्लस 99/100 प्लस 999/1000 प्लस सो ऑन अप टू n टर्म्स। क्या ये समझ में आया? ठीक है, अब ये 9/10 को क्या लिखेंगे? 10 - 1/10 ये लिख सकते, प्लस 100 - 1/100 प्लस 1000 - 1/1000 एंड सो ऑन। ठीक है, अब जब फ्रैक्शन को सेपरेट करेंगे तो ये क्या बनेगा, ध्यान से समझना। 10/10 मतलब वो 1 हो जाएगा। 1 - 1/10 ऐसे ही बनेगा। ये कितना हो जाएगा? प्लस, बताओ सिमिलरली, 1 - 1/100 बनेगा, प्लस 1 - 1/1000 एंड सो ऑन। क्लियर? फिर उसके बाद 6/9 एज इट इज। अब यहां पर मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। 1 जो है ये ऐड हो गए, कितने बार ऐड हो गए? n टाइम्स ऐड हो गए, तो वो क्या बन गए? n बन गए। माइनस कॉमन निकला, बाकी जो बचे 1/10 प्लस 1/100 प्लस 1/1000 एंड सो ऑन। ये क्या फॉर्म कर रहे हैं? क्या फॉर्म कर रहे हैं ये? एपी की जीपी? ये जीपी फॉर्म कर रहे हैं। इस जीपी का फर्स्ट टर्म ए कितना है? 1/10। इसका कॉमन रेशियो आर जो है वो कितना है? वो A2/A1 से निकाल लो ना। तो A2 सेकेंड टर्म कितना है आपका? 1/100। A1 फर्स्ट टर्म कितना है? 1/10। तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10/100 मतलब कि 1/10। समझ में आया? अब वो Sn का फॉर्मूला क्या होता है? A r⁻n - 1/r-1। तो A मतलब 1/10 अंडर ब्रैकेट 1/10 की पावर n-1/1/10 तो ये 10 - 9/10 हो जाएगा, -9/10 होगा ना। -9, एक मिनट ना, ये फॉर्मूला में 1 - r⁻n हो जाता है ना जब वो छोटा होता है। खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
इसको मैं चेंज कर देता हूँ, उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कॉमन निकल के कट ही जाता है। ये 1 - r⁴ ऐसा होता है। जब कॉमन रेशियो 1 से छोटा होता है ना, तो ये ऊपर दोनों नीचे दोनों में टर्म को रिवर्स कर दिया जाता है, जस्ट बिकॉज डिनोमिनेटर पॉजिटिव है इसलिए। ठीक है, आप कॉमन माइनस कॉमन लेके कट करोगे वही मतलब होगा। तो 1/10 ये हो जाएगा 1 - 1/10 की पावर n अपॉन 1 - 1/10, ऐसा रहने दो। फ्रैक्शन में को पॉइंट में लिखना तो सीधा 0.1 भी लिख सकते हो, चलेगा। तो ये भी लिख सकते हो 0.1 - 0.1 की पावर n डिवाइडेड बाय 1 - 0.1, जो कि 0.9 हो जाएगा। और फर्दर जो भी है उसको यहाँ पर पुट कर देना, हो जाएगा ना आगे का कैलकुलेशन सॉल्यूशन। हटा दो ये पूरा। अगला प्रश्न देखो जल्दी से कौन सा। एक तो ये क्वेश्चन मैंने बता दिया है क्या, 19 देखो तो। 19 में भी शायद कंपोनेंडो डिविडेंडो लगेगा, हाँ लगेगा उसमें भी। बताऊंगे 19। 19 देख लो, क्योंकि मैं इसको टेस्ट में 2-3 बार दिया हुआ हूँ। ये केवी 1 के स्कूल के टेस्ट में आया हुआ है पहले कई बार। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। तो पढ़ो एक बार क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। हम्म। m+√ओवर, हाँ। हाँ, तो ध्यान से समझना क्या दिया, सुनो ध्यान से। आपको बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ am एंड gm ऑफ टू पॉजिटिव नंबर a एंड b आर m:n। मतलब कि am का क्या मतलब होता है, अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन कोई दो नंबर्स के ए और बी के, और ज्योमेट्रिक मीन उन्हीं दो नंबर ए और बी के। इनका रेशियो आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, m:n ये दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको प्रूव करना है कि वो जो दो नंबर्स है उनका रेशियो a:b वो क्या होगा, m+√m² - n² m-√m² - n², ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, सही लिखा ना मैंने, हाँ ये आपको प्रूव करना है। क्लियर ये चीज, ओके। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहीं से, ये जो चीज गिवन है यहां से। ठीक है, और हमको लाना ये है, ये दिमाग में हमको रखना है। ठीक है, तो एम अर्थमेटिक मीन कैसे निकलता है बताओ। a+b/2 एवरेज मैंने बताया था, तो a+b/2 डिवाइडेड बाय ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकलता है, √ab। √ab इज इक्वल टू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, m/n दिया हुआ है। क्या ये समझ में है अदिति, ये अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन याद है कैसे निकलता है? नहीं याद है तो ध्यान दो। कोई भी दो नंबर का अर्थमेटिक मीन मतलब एवरेज, ज्योमेट्रिक मीन मतलब √ab। ठीक है, तो ये क्या होगा, a+b/2√ab। ऐसे ही हो जाएगा ना, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, अपॉन में कुछ नहीं मतलब 1 ऊपर ऐसे से गया, तो ये हो गया m/n। ठीक है, हाँ। अब भाई अब जो है और जो लाना है दोनों को देखो। आपको चाहिए a/b सिर्फ, और आपके पास है ये लेफ्ट साइड पे, बस ध्यान दो आपको चाहिए a/b और है ये। इसको कैसे सिंप्लीफाई करें कि वो a/b बन जाए, ये वाला पार्ट ये सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे करें कैसे करें कैसे करें, यहां पर ध्यान दो आप कैसे करेंगे। सबसे पहले ये जो a है ना, इसको मैं लिखता हूं √a²। ये जो b है ना, इसको लिखता हूं √b²। और नीचे इसको लिखता हूं 2√a√b इज इक्वल टू m/n। तो अब ऊपर वाली टर्म और नीचे वाली टर्म देख के आपको कुछ फॉर्मूला याद आ रहा है, कौन सा, आइडेंटिटी, a² + b² + 2ab या फिर -2ab। तो ये कब लग सकता है ये फॉर्मूला, जब ये उसके साथ प्लस हो या फिर उसके साथ माइनस हो। और ये कब होता है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो में क्या होता है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, मतलब कि ये न्यूमरेटर, ये पूरा न्यूमरेटर है, प्लस डिनोमिनेटर मतलब +2√a√b
डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। समझ में आया ये कंपोनेंडो डिविडेंडो? राइट साइड में क्या होगा बोलो जल्दी? m प्लस एन अपॉन m माइनस, वही चीज राइट साइड में भी होगी। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद अब इसके बाद लेफ्ट साइड क्या बन जाएगा बोलो जल्दी? रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में क्या होगा बोलो जल्दी? रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू राइट साइड में क्या है? m प्लस एन अपॉन m माइनस एन। यहां तक क्लियर सबको? हाँ। तो ये अगर ऐसा है तो रूट हट जाएगा दोनों में से? नहीं हटेगा, नहीं हटता वैसा। समझ रहे हो? ये रूट ये नहीं कट सकता, अगर ये पूरे का रूट होता तो कट सकता था। समझ में आ रहा है? तो वो वैसा नहीं हो सकता है, जैसा है ये वैसे ही रहेगा। तो अगर हमको इस स्क्वायर को हटाना है तो क्या करें? इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है। हाँ, स्क्वायर हटेगा तो राइट साइड में क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा। तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ, रूट m प्लस एन अपॉन रूट m माइनस एन। पूरे का रूट बनेगा, उसको सेपरेट किया जा सकता है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। और यहाँ क्या बनेगा? रूट ए प्लस रूट बी अपॉन रूट ए माइनस रूट बी। यहां तक क्लियर हुआ सभी को? हम्म। अभी भी हमको जो लाना है ए अपॉन बी वो नहीं आया, लेकिन कुछ आया जो थोड़ा इजी है। अब बताओ अब क्या करें अगला स्टेप? अब ऊपर वाले में से बी हटाना है, नीचे वाले में से ए हटाना है। वापिस अगर अप्लाई करें कंपोनेंडो डिविडेंडो, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जब ऐड होगा तो रूट बी कट जाएगा। तो क्या बचेगा? सिर्फ ए वाली टर्म बचेगी। तो फिर से कंपोनेंडो डिविडेंडो लगेगा। तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? रूट ए प्लस रूट बी, मतलब न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, और नीचे में आ जाएगा न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। समझ गए ये स्टेप? ठीक है। राइट साइड पे भी लगाना है, ये भूल मत जाना। तो राइट साइड पे जब लगेगा तो क्या होगा? रूट m प्लस एन प्लस रूट m माइनस एन, ऐसे ही होगा। नीचे में क्या आ जाएगा? रूट m प्लस एन माइनस रूट m माइनस एन। क्लियर यहां तक सबको? ठीक है। अब ऊपर में तो ये रूट बी और ये माइनस रूट बी कट गया, रूट ए का एडिशन क्या हो गया? टू रूट ए। और नीचे में ये रूट ए और ये माइनस रूट ए कट गया, ये माइनस माइनस क्या बच गया? प्लस। रूट बी प्लस रूट बी क्या बन जाएगा? टू रूट बी इज इक्वल्स टू, ये वाला जो भी टर्म था जैसा भी था वैसे ही बचा। ठीक है, ये पूरा का पूरा ये कॉपी हो गया। यहां तक क्लियर सबको? नहीं नहीं, वो मल्टीप्लाई में होता तो कुछ कर सकते थे, अभी वो जैसा वैसे ही रहेगा, उसमें कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद देखो और जो कर सकते हो वो ये टू और ये टू। तुम ना राइट साइड को भी फोकस ही मत करो, राइट साइड में जो हो रहा है होने दो। तुमको सिर्फ लेफ्ट साइड पे पहले फोकस होना चाहिए कि हमको ए अपॉन बी लाना है। तो अभी उस पे ज्यादा ध्यान देना है। तो ये टू टू कट गया तो हमारे पास रूट ए अपॉन रूट बी की वैल्यू आ गई। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब क्या करना पड़ेगा? रूट ए अपॉन रूट बी को ए अपॉन बी लाने के लिए स्क्वायरिंग। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो ये ए अपॉन बी बन जाएगा, और राइट साइड में यहां पर क्या आ जाएगा? इस पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। समझ में? ये पूरे का क्या आ गया? होल स्क्वायर आ गया। क्लियर ये चीज? ठीक है। इसके बाद इसके बाद लेफ्ट साइड में अब तुमको जो लाना था वो आ चुका है। अब अपना फोकस करो राइट हैंड साइड। अब अपना फोकस करो राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड में क्या करना पड़ेगा बताओ अब आगे? ये होल स्क्वायर को कैसे सिंप्लीफाई करें? ऊपर में क्या लगेगा? कौन सा आइडेंटिटी लगेगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा। तो क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब कि इसका जब स्क्वायर होगा तो क्या बचेगा यहां पर? एम प्लस एन प्लस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा वो?
m माइनस n, फिर क्या आएगा प्लस 2ab, तो 2a मतलब रूट m प्लस n, b मतलब रूट m माइनस n। ये क्लियर हुआ सभी को? नीचे में बताओ क्या होगा, जल्दी बोलते जाओ। सबसे पहले क्या आएगा m प्लस n, फिर प्लस m माइनस n, फिर -2ab। क्लियर हुआ ये चीज सभी को? कंफर्म करो, ठीक है। अब उसके बाद a अपॉन b, अब राइट साइड में सिंप्लीफाई करो तो देखो ये n, ये प्लस n, ये माइनस n कटेगा, यहां भी प्लस n और माइनस n कटेगा, तो ऊपर में m m क्या बन जाएगा 2m, ठीक है। नीचे में भी m m क्या बन रहा है 2m, क्लियर। यहाँ पर क्या है +2, यहाँ पर क्या है -2, ये चीज क्लियर। अब इधर पे देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट m प्लस n इंटू m माइनस n, ऐसा लिख सकते हैं ना, ठीक है। और ये m प्लस n m माइनस n में कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a प्लस बी a माइनस बी, तो वो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसके पहले एक और काम मैं कर देता हूं, ये 2 दोनों में है न्यूमरेटर में, तो कॉमन निकाल लेता हूं 2। वैसे डिनोमिनेटर में भी 2 दोनों में है, तो कॉमन निकाल लेता हूं 2, और वो दोनों 2 कॉमन निकल के कट गए, तो यहां पर क्या बचा m प्लस रूट ओवर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, और यह m माइनस रूट ओवर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। यही आपको प्रूफ करना था, चेक कर लो। a अपॉन b इज इक्वल्स टू दिस। समझ में आया सभी को? हटा दो इसको, ओके। और बताओ कौन सा क्वेश्चन है डाउट का? ये जो 20th क्वेश्चन है वो स्पेशल सीरीज में आएगा, किस में आएगा? 20th क्वेश्चन, 20th नहीं 23rd बोलो। 20th भी एक बार ट्राई कर सकते हो। बताओ क्या 20th नंबर का क्वेश्चन, 20वें नंबर का? हाँ, एपीजीपी मिक्स्ड है ये, तो एक बार देख लो, एक बार स्कैन कर लो क्वेश्चंस, इसमें से जो बताना है मुझे बता दो, एक दो क्वेश्चंस जो भी है, कुछ डाउट है तो किसका एग्जाम है अभी रिसेंटली? तुम लोगों का है? एपीजीपी आने वाला है। हम्म, पढ़ाए ये सब स्कूल में? ये पूरा खत्म करा दिए? अच्छा, मिसलेनियस होमवर्क। ओके। हम्म। इसमें देखो, मुझे जो दो क्वेश्चन और लग रहे हैं 20 और 24, ये दो क्वेश्चंस मुझे ठीक ठाक लग रहे हैं, ठीक है। ये दो क्वेश्चंस कर सकते हो, 20 और 24। 24 है ना? नहीं सॉरी, 24 नहीं है यार, माफ करना, वो नहीं है 24 नहीं। एक मिनट पढ़ने तो फिर भी। S1 sum of n natural number, their squares and their cubes। नहीं 24 नहीं, डिलीटेड है कोर्स सिलेबस में, सीबीएसई में। 23 फिर देख लेना, 23, 23 मेरे ख्याल से है सिलेबस में। 23 एक बार देख लेते हैं, चलो सामने बोर्ड में एक बार पढ़ना तो, क्वेश्चन नंबर 23 क्या लिखा हुआ है? हाँ हाँ, 3 + 7 + 13 +
21 प्लस 31 प्लस सो ऑन अप टू एन टर्म्स। आपको इसका सम निकालना है, समझ गए ना? हाँ, तो बताओ ये एपी है कि जीपी है? हाँ, वेरी गुड। कॉमन डिफरेंस बताओ क्या है? 4 है, मतलब 4 आया, तो 4 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? हाँ हाँ हाँ, क्या है? एपी है कि जीपी है? कुछ नहीं, एपी भी नहीं और जीपी भी नहीं है। समझ रहे हो, इसीलिए इस क्वेश्चन को लिया। तो सबसे पहले इसको हम एस ले लेते, एस इज इक्वल टू दिस। सम निकालना है तो भाई एस जो भी आएगा वो एस आएगा, ठीक है? एस इज इक्वल टू दिस। और यार ये क्वेश्चन भी शायद उसी से बनेगा लग रहा है, स्पेशल सीरीज से। देख लेता हूँ एक बार, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो। इसकी जो लास्ट टर्म है उसको मैं ए एन ले रहा हूँ, एनथ टर्म ले रहा हूँ। ठीक है, अप टू एन टर्म्स है ना, तो लास्ट टर्म को ए एन ले ले रहा हूँ। अब उसके अंदर एस इज इक्वल्स टू, फिर से मैं सारी टर्म लिखता हूं लेकिन शिफ्ट करते हुए। 3 उधर जाएगा, फिर उसके बाद 7 इधर आ जाएगा, फिर 13 इधर आ जाएगा, फिर 21 इधर आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर ए एन माइनस वन होगा, और ये वाली जो टर्म होगी वो क्या हो जाएगी? ए एन हो जाएगी। समझ में आया? मैंने कुछ नहीं किया, जैसा था वैसे ही लिखा है। ये ना स्पेशल सीरीज से बनेगा, डिलीटेड टॉपिक है एक्चुअल में। नहीं बताता, फालतू की बोर हो जाओगे, क्या करेंगे? दोनों को माइनस करके सॉल्व करना, छोड़ दो इसको। ठीक है, स्पेशल सीरीज का क्वेश्चन है ये। हाँ हाँ, अगर डिलीट नहीं होता तो फिर ये आने का चांस था। नीचे वाले वर्ड प्रॉब्लम्स, वर्ड प्रॉब्लम्स हाँ कर सकते हो। जैसे कि कुछ एक क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम के, वर्ड प्रॉब्लम सिंपल है, इजी है। जैसे कि अगर क्वेश्चन नंबर 27 देखोगे, क्या लिखा है देखो। A farmer buys a used tractor for rupees 12,000. He pays rupees 6,000 cash and agrees to pay the balance amount in installment of rupees 500 plus 12% interest on unpaid amount. How much will the tractor cost him? तो देखो इसमें क्या बोल रहा है, एक फार्मर ने ट्रैक्टर परचेस किया है। ट्रैक्टर उसने कितने में परचेस किया है? 12,000 में। और 12,000 में ना उसने 6,000 रुपीज तो पहले ही कैश दे दिया। बाकी जो 6,000 है ना, उसने क्या किया? फाइनेंस कराया है, लोन पे लिए। हाँ, उसमें 12% रिमेनिंग अमाउंट में मिल रहा है, उसको टैक्स देना है, ठीक है, इंटरेस्ट देना है। ओके, तो सबसे फर्स्ट टाइम जब वो पे करेगा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, तो वो कितना पे करेगा? 5,000 प्लस 12% ऑफ 6,000, क्योंकि 6,000 उसका अनपेड अमाउंट था। फिर सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो वो पे करेगा, वो कितना पे करेगा? 500 प्लस 12% ऑफ 5,500। समझ में आई ये चीज? ये उसके टैक्सेस है, क्योंकि ये उसके इंटरेस्ट है, क्योंकि फर्स्ट टाइम तो 6,000 का लोन था उसके ऊपर, ठीक है, लेकिन पहली इंस्टॉलमेंट में उसने 500 रुपए दे दिए और ये बाकी इंटरेस्ट पटाया। फिर दूसरी इंस्टॉलमेंट जब वो देने के लिए गया, तो उसका बैलेंस जो था वो 5,500 हो गया, तो उसने 500 दिया, फिर उस पर 12% इंटरेस्ट दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? अगली बार जब वो इंटरेस्ट पे करने जाए, अगली बार जब थर्ड इंस्टॉलमेंट देगा, तो फिर से वो 500 रुपए देगा, प्लस 12% ऑफ 5,000 देगा। समझ में आएगी नहीं ये चीज? 5,000 इस तरीके से वो चलता जाएगा। तो ये वाला जो अमाउंट है 500 प्लस 500 प्लस 500, ये कितने बार ऐड होगा? ये टोटल 12 टाइम्स ऐड होगा, क्योंकि वो 12 इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है। और वो किसके बराबर होगा? इसी के बराबर होगा, 6,000 रुपए। तो वो 6,000 रुपए इसका सम आ गया। समझ में आया कि नहीं ये चीज? अब बाकी जो बच गया वो क्या बच गया? ये बच गया, ये वाला अमाउंट बच गया। तो इस अमाउंट को आपको कैलकुलेट करना है। ये अमाउंट क्या है? 12% ऑफ 6,000 प्लस 12% ऑफ 5,500 प्लस 12% ऑफ 5,000। ऐसा करते हुए कितने टर्म्स आएंगे? 12 टर्म्स आएंगे। समझ में आए? क्योंकि वो 12 इंस्टॉलमेंट दे रहा है। तो फर्स्ट वाला जो है उसका अगर कैलकुलेशन करोगे तो 12/100 इंटू 6,000 ऐसे ही होगा। नेक्स्ट क्या होगा? 12/100 इंटू 5,500। नेक्स्ट होगा 12/100 इंटू 5,000। समझ में आ रहा है? ये इंटरेस्ट के कैलकुलेशन हो रहे हैं इसके। ये जीरो और ये जीरो कैंसल,
12 सिक्स कितना हो जाएगा 72, तो ये हो गया 720। फिर इधर पे ये दो जीरो कैंसल, 12 फाइव 60 का जीरो, ये आ गया 6, 12 फाइव 60 प्लस 6 मतलब कितना हो जाएगा 660। फिर उसके बाद ये दो जीरो कैंसल, 12 फाइव कितना हो जाएगा 60 मतलब ये आ जाएगा 600। तो देखो 720, 660, 600, अगला जो इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा 540। कैसे पता चला 540? यस, क्योंकि ये एपी फॉर्म कर रहा है और इस एपी का फर्स्ट टर्म 720, कॉमन डिफरेंस कितना है 60। समझ में? और इसमें टोटल कितने टर्म्स हैं 12 टर्म्स है, क्योंकि वो 12 इंस्टॉलमेंट दे रहा है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका सम निकालना पड़ेगा, S12 निकालना पड़ेगा, सम ऑफ 12 टर्म्स ऑफ एपी से। बन जाएगा ये क्वेश्चन। तो ऐसे वर्ड प्रॉब्लम में ना ऐसे लोन वाले ही प्रॉब्लम है। अगला क्वेश्चन भी देखोगे ना सेम टाइप का, देखो जल्दी से। शमशाद Ali buys a scooter for rupees 22,000. He pays 4,000 cash and agrees to pay the balance amount in installment of rupees 1,000 and turn 10% interest on unpaid amount. तो 4,000 कैश में दे रहा है और बाकी जो है 18,000 वो किस में दे रहा है इंस्टॉलमेंट में। तो कितनी इंस्टॉलमेंट देगा 18 इंस्टॉलमेंट, क्योंकि 1,000 की इंस्टॉलमेंट है उसकी, और 10% ऑन अनपेड अमाउंट। तो सेम टाइप का बनेगा। एक चीज बस इसमें याद रखना, इसमें ये आपका इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा, प्लस 6,000 वो जो पे किया इंस्टॉलमेंट में, प्लस 6,000 जो उसने इनिशियली पे कर दिया था डाउन पेमेंट। तो ये तीनों को ऐड करना पड़ेगा, समझ रहे हो ना? वो आपका फाइनल आंसर होगा। वैसे ही वो शमशाद अली वाला क्वेश्चन भी वैसे ही बनेगा, स्कूटर वाला। बना लोगे उसको भी? ओके, ठीक है। सो एंड करते हैं आज का सेशन। नेक्स्ट क्लास से मैं होमवर्क दे देता हूं, आप लोग जिन लोगों का टेस्ट है